गरीब माँ की घमंडी बेटी। पता है माँ, मैंने कल रात बहुत सुंदर सपना देखा। ऐसा क्या देखा तुमने सपने में जो इतना मुस्कुरा रही हो? माँ, मैंने देखा एक सुंदर सा राजकुमार सोने की बग्घी में बैठकर मुझसे मिलने आया, और इतना ही नहीं, राजकुमार ने मुझे सोने का चमचमाता हुआ हार तोहफे में दिया। और जब मैंने सोने का हार पहना, मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। गांव की सभी लड़कियां मेरे सामने फीकी लग रही थीं। ऐसा नहीं कहते बेटी, गांव की सभी लड़कियां बहुत ही सुंदर है। हाँ, पर मेरी जितनी सुंदर कोई भी नहीं है। हाँ, दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ विमला नाम की औरत आई और बोली, अरे ओ सुहानी की माँ, मेरा मुंह मीठा करो। आपकी बेटी के लिए मैं बहुत ही अच्छा रिश्ता लाई हूँ। पास ही के गांव का किसान का पढ़ा लिखा लड़का है। लड़का शहर में नौकरी करता है, रुपया पैसा घर सब कुछ है। तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज कह देती हूँ। हाँ, बैठो विमला काकी, मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। काकी, किसान के लड़के से कौन शादी करेगा भला? हाँ, क्या आपकी नजर कमजोर हो गई है? काकी, इतनी सुंदर लड़की के लिए एक मामूली सा रिश्ता लेकर आई हो। ये तुम क्या कह रही हो बिटिया? कितना अच्छा रिश्ता लाई हूँ तुम्हारे लिए। कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा रिश्ता। हाँ, ऐसा फालतू रिश्ता लेकर दोबारा मत आना। मेरी शादी किसी राजकुमार से होगी जो मुझे सर से पांव तक सोने से ढक देगा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? चुप हो जाओ। मैं सच कह रही हूँ माँ, देखना एक दिन मेरा सपना जरूर सच होगा। इसीलिए काकी को कह दो यहाँ से चली जाए। बातें तो सुनो इस लड़की की, लगता है इसे अपनी सुंदरता पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। अच्छा सुहानी की माँ, अब मैं चलती हूँ। अब सपनों की नगरी में जाकर अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से करवाना। हाँ, अरे पर मेरी बात तो सुनो विमला काकी। पर विमला काकी गुस्से में वहाँ से चली गई। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का? मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ। तेरी उम्र की लड़कियाँ ब्याह कर अपने ससुराल जा चुकी हैं, और एक तू है जो अपने सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं आती। माँ, मैं अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार कर रही हूँ। देखना, वो एक दिन सोने की रथ पर सवार होकर मुझे लेने आएगा। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन अचानक अनुपमा खुश होते हुए सुहानी से बोली, अरे सुहानी बिटिया, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ माँ, बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? सुहानी, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। खुद जमींदार साहब ने अपने बड़े बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। अब तो तू शादी करने से इनकार नहीं करेगी ना? इस बार तो तेरी पसंद का दूल्हा मिला है। क्या कहा? गांव का जमींदार का बेटा? क्या वो मुझे लेने सोने की बग्घी में बैठकर आएगा? हाँ, क्या वो मुझे सोने से ढक देगा? मुझे नहीं करना जमींदार के बेटे से शादी। ये कहते हुए सुहानी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। हाय राम, इस लड़की को अकल कब आएगी? उल्टे पुल्टे सपने देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा है। सारे अच्छे रिश्ते तो इसने ठुकरा दिए, अब तो भगवान ही मालिक है। ये कहते हुए अनुपमा घर के कामों में व्यस्त हो गई। फिर अगली सुबह अनुपमा सुहानी को नींद से जगाने लगी। वो नींद में मुस्कुराए जा रही थी। सुहानी, अरे ओ सुहानी, पागलों की तरह हंस क्या रही है? क्या हुआ? जल्दी उठकर घर के कामों में मेरा हाथ बटा। सुहानी आंख मलते हुए उठी और बोली, अरे माँ, पता है मैंने आज एक और सपना देखा। क्या कहा? एक और सपना? मेरा तो सर चकरा जाएगा। अरे सुनो तो माँ, आज मैंने देखा कि मैं सोने की गोटे वाली साड़ी पहने राजकुमार के साथ खड़ी हूँ, और वो मुझे अपने साथ अपनी बग्घी में बिठाकर सोने के महल ले गया। सुहानी, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। तुझे पता नहीं इन सपनों के चक्कर में कितने अच्छे अच्छे रिश्ते तूने गवा दिए। माँ, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें पता नहीं माँ, एक दिन मेरा शरीर सोने से ढका होगा और मेरा दूल्हा एक राजकुमार होगा। अच्छा माँ, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मुझसे घर का काम नहीं होगा। देखना, एक दिन मैं महल की रानी बनूंगी। मेरे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे। ये कहते हुए सुहानी चादर तानकर सो गई। कोई तो मेरी मदद करो भगवान, मेरी लड़की को सद्बुद्धि दो। मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानती। दोपहर के समय अनुपमा आंगन में उदास बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आई। अरे बिटिया, कुछ खाने को हो तो दे दो, बड़ी भूख लगी है।
अम्मा, आप तो बड़े दिनों बाद आई हो। हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए मेरा मतलब दूसरे गांव चली गई थी। अच्छा अम्मा, आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए रोटी और अचार लाती हूँ। अनुपमा ने एक थाली में 2 रोटी और अचार लाकर बूढ़ी अम्मा को खाने को दिया। अम्मा ने खुश होते हुए खाना खाया। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था बेटी, पर तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या बताऊं अम्मा, मेरी बेटी दिन ब दिन घमंडी होती जा रही है। वो अपने आप को सबसे खूबसूरत लड़की मानती है और उसे लगता है कि सोने की बग्घी में बैठकर सुंदर राजकुमार उसे लेने आएगा। दिन रात भर बस यही सपना देखती रहती है। ये सब सुन बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, तुम चिंता मत करो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे और जगह भी जाना है। अगली सुबह जब अनुपमा आंगन की सफाई कर रही थी कि तभी सोने की बग्घी में बैठकर एक सुंदर सा राजकुमार उनके यहाँ आया। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आप कौन हैं? मैं एक सोने के देश का राजकुमार हूँ। मैं आपकी बेटी सुहानी से शादी करना चाहता हूँ। इससे पहले कि अनुपमा कुछ कह पाती, सुहानी झट से आई और खुश होते हुए बोली, माँ देखा आपने, मैंने कहा था ना, मेरा सपना सच जरूर होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सपनों का राजकुमार मुझे लेने आया है। चलो सुहानी, जल्दी से सोने के गोटे वाली साड़ी और सोने का हार पहनकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। साड़ी और हार देखकर सुहानी की आंखें चमक उठी। उसने कमरे में जाकर राजकुमार की दी हुई साड़ी और हार पहना और खुशी खुशी राजकुमार के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। अरे, पर मेरी बेटी को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। माँ मेरी चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ अपने सपनों के राजकुमार के साथ। अनुपमा अपनी बेटी को देखती रह गई और पलक झपकते ही बग्घी उसकी आंखों से ओझल हो गई। कुछ देर बाद राजकुमार सुहानी को बग्घी में बिठाकर एक ऐसे देश ले गया जहाँ सब कुछ सोने का था। ये हम कहाँ आ गए राजकुमार? यहाँ तो हर चीज सोने की तरह चमचमा रही है। ये मेरा सोने का देश है और वो देखो मेरा सोने का महल जो आज से तुम्हारा है मेरी प्रिय सुहानी। अरे वाह, महल तो शुद्ध सोने का बना हुआ है। अब मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। अरे क्या सोचने लगी सुहानी, चलो चलकर खाना खाते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ, भूख तो बहुत जोरों की लगी है राजकुमार, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। महल की दासी ने जब खाना परोसा तो सोने से बना हुआ खाना देखकर सुहानी चौंक गई। ये क्या, रोटी भी सोने की, चावल भी सोने का और सब्जी भी सोने की, इन्हें मैं कैसे खाऊं? ये कहते हुए सुहानी उदास हो गई। अरे तुम खाना क्यों नहीं खा रही सुहानी? तुम्हें तो बहुत जोरों की भूख लग रही थी ना, खाओ, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। राजकुमार, मैं ये खाना नहीं खा सकती, मेरे यहाँ तो अनाज खाते हैं, सोना नहीं। ये सब खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी। पर यहाँ तुम्हें यही खाने को मिलेगा। इस देश के सभी लोग सोने की बनी चीजें खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं क्या खाऊं? मेरे लायक तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, पर मैं तो पेट भर खाऊंगा। ये कहते हुए राजकुमार सोने से बनी हुई सामग्री बड़े ही चाव से खाने लगा। सुहानी उदासी भरी नजरों से देखने लगी। तभी यकायक सुहानी को प्यास लगी। एक गिलास पानी ही पी लेती हूँ, गला सूख रहा है। ये कहते हुए जैसे ही सुहानी ने पानी का गिलास उठाया तो चौंक गई। ये क्या, इस गिलास में तो पानी के बदले सोना है। मुझे पानी पीना है, सोना नहीं। रोना धोना बंद करो, यहाँ तुम्हें सोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जाओ अपने कमरे में और मुझे शांति से खाने दो। सुहानी रोते हुए कक्ष में चली गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। बिना खाए पिए सुहानी का बुरा हाल हो गया। वो माँ को याद कर रोने लगी। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे अब और यहाँ नहीं रहना। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? खाने में सोना कौन खाता है? 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। और तो और राजकुमार को मेरी परवाह भी नहीं है। मुझे अपने घर वापस जाना है। तभी राजकुमार कक्ष में दाखिल हुआ। क्या हुआ सुहानी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? राजकुमार, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ।
सुहानी, जो तुम्हें चाहिए था यहाँ सब कुछ तो मिल रहा है तुम्हें सोने के गहने चाहिए तो मैं तुम्हें अभी ला कर देता हूँ। नहीं राजकुमार, मुझे सोने के गहने नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मुझे बस वापस जाना है। एक बार फिर सोच लो सुहानी, तुम यहाँ दोबारा कभी नहीं आ पाओगी। मैं समझ चुकी हूँ, सोना चांदी मिलने से खुशी नहीं मिलती, यहाँ प्यार नहीं है। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, मैं अपनी झोपड़ी में लौट जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं रहना सोने के महल में, मुझे वापस जाना है। ठीक है, रोना बंद करो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ। सुहानी ने राजकुमार का हाथ पकड़ा और कुछ ही पल में सुहानी ने अपने आप को अपने घर पाया। माँ, मैं आ गई। कहाँ हो माँ? जल्दी बाहर आओ। सुहानी बिटिया, तुम अचानक, सब कुछ ठीक तो है ना? माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सोने के देश में सिर्फ सोने के चावल और सोने की रोटियां थी। मैं बहुत भूखी हूँ माँ, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। मुझे अब सब समझ में आ चुका है। अच्छा, रोना बंद कर, अब तुम आ ही गई हो ना, जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। तभी वहीं खड़ा राजकुमार अचानक एक सुंदर परी में बदल गया। अनुपमा, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कौन? मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम अक्सर खाना खिलाती थी। ये सब मैंने तुम्हारी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए किया था। अब सुहानी कभी घमंड नहीं करेगी और तुम्हारी सारी बात मानेगी। आपका धन्यवाद परी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, अब जाओ और अपनी बेटी को पेट भर खाना खिलाओ, मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी अदृश्य हो गई। सुहानी ने उस दिन माँ के हाथ से पेट भर खाना खाया। अब सुहानी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती और सारी बात मानती। फिर कुछ महीने बाद अनुपमा ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर सुहानी के हाथ पीले कर खुशी खुशी उसे विदा किया। चमत्कारी नदी की जादुई कंघी। अरे भोला, लगता है बड़ा व्यस्त है। पूरे गांव में तेरी ही एक नाई की दुकान है, इसलिए पूरे गांव के आदमी तेरे ही दुकान पर मिलते हैं। दुकान कहाँ मालिक, पेड़ के नीचे कुर्सी है और आप लोगों की थोड़ी दुआ, उसी में गुजारा चल जाता है। अरे देख देख, मुझे कुछ काम से शहर जाना है, पहले मेरी दाढ़ी बना दे और थोड़े अच्छे से बाल भी सेट कर दे। ठीक है मालिक। भोला सहारनपुर नाम के गांव में रहा करता था और वहीं एक बड़े से पेड़ की छांव में कुर्सी लगाकर नाई का काम किया करता था। भोला अपने नाम की ही तरह बहुत ही भोला था। उसे किसी से भी छल कपट करना नहीं आता था। वो ईमानदारी से ही काम करके अपना गुजारा चलाया करता था और लोग उसे जो पैसे देते थे वो उसे खुश होकर रख लिया करता था। इसलिए गांव वाले भी भोला का सम्मान करते थे। परंतु इस सब के बावजूद भी भोला अकेले रहा करता था, क्योंकि उसकी पत्नी और उसके बेटे की मृत्यु 6 वर्ष पहले एक महामारी के दौरान हो गई थी, जिसके बाद से वो अकेला पड़ चुका था। भोला देखो, आज हमें हमारी भतीजी की शादी में जाना है, तो थोड़ा जेल वेल लगाकर बाल अच्छे से सेट कर देना। आखिर लगना चाहिए लड़की के चच्चा हैं हम। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, आपके बाल हम एकदम अच्छे से सेट कर देंगे, एक बाल भी इधर का उधर नहीं होगा। भोला एक बात बोले, तू कब तक अकेला रहेगा? देख तेरी उम्र भी ज्यादा नहीं है और अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हमारी माँ ने तो किसी से शादी कर ले और सुख से अपना जीवन बिता। नहीं मोहन भैया, हमें हमारा जीवन बिताने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारी बेटी और पत्नी की यादें हैं जो बहुत हैं। लो, बातों बातों में आपके बाल भी सेट हो गए। अरे वाह, अब लग रहे हैं ना हम एकदम लड़की के चच्चा। इसी तरह भोला के काम से सभी खुश थे, परंतु ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। अरे भोला भैया, अब आपको अपनी दुकान खोल लेनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सोहन, दुकान खोलने के लिए काफी पैसों की जरूरत है और उतने पैसे हमारे पास जुड़ते ही नहीं। सारे पैसे घर की किस्त में निकल जाते हैं। पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुसीबत पड़ जाएगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि गांव में एक नई नाई की दुकान खुलने वाली है और अगर गांव में दुकान खुल गई
फिर तुम्हारी इस पेड़ के नीचे लगी कुर्सी के पास कौन आएगा? ये सुनकर भोला थोड़ा दुखी हो जाता है, पर फिर वो कहता है, कोई बात नहीं सोहन, दुकान खुलती है तो खुलने दो, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। बाकी गांव वालों की इच्छा है वो जहां जाएं। अब हम किसी के हाथ या पांव तो नहीं पकड़ सकते ना। कुछ दिन बीतते हैं और गांव में दिनेश नाम के एक नाई की दुकान खुल जाती है और दिनेश की दुकान पर धीरे धीरे करके गांव वालों की भीड़ बढ़ने लगती है। और ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि दिनेश बाल काटता था, इसका एक दूसरा ही कारण था। अरे बाबू भैया, अपने कितने पैसे कमाए आज? अरे पूरे 15 रुपए। मेरे बाल भी तो इतने घने हैं ना। असली कारण तो ये था कि दिनेश लोगों के बाल कटाने पर कटे हुए बाल रखकर लोगों को पैसे दिया करता था और इसलिए गांव के आधे से ज्यादा आदमी दिनेश की दुकान पर जाने लगे थे, जिससे धीरे धीरे कर भोला का काम बंद होने लगा था। और एक समय ऐसा आ जाता है कि पूरे दिन में एक भी व्यक्ति भोला की दुकान पर नहीं आता। भोला को शुरू से ही दिनेश के काम में थोड़ी गड़बड़ी लगती है। वो जानता था कि वो कुछ तो झोल कर रहा है। वो गांव वालों को समझाने की कोशिश भी करता है, परंतु हर कोई उसे अनदेखा कर देता है। इसलिए भोला अपना बोरिया बिस्तर बांध लेता है। लगता है अब इस गांव में से मेरा दाना पानी उठ गया है। अब मुझे कहीं और ही जाना होगा। अगर यहाँ रहा तो भूखे ही मर जाऊंगा। भोला का मन बहुत दुखी था क्योंकि वो उस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर ये उसकी मजबूरी थी। इसलिए वो गांव छोड़कर नदी के साथ साथ दूसरे गांव में जाने लगता है। इतना चलने के कारण वो थक जाता है, इसलिए नदी के पास वाले पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ना जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। हमारे खुद के ही गांव से हमें दूर जाना पड़ रहा है। पता नहीं आगे जाकर भी हमें काम मिलेगा या नहीं। आज इससे ज्यादा चिंता तो हमें गांव वालों की है। हम जानते हैं दिनेश नाई के काम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, पर गांव वाले हमारी बात समझना ही नहीं चाहते। आखिर हम करें तो क्या करें? भोला ये सब बोल ही रहा होता है, तभी सामने नदी में से एक आवाज आती है। तुम्हारी चिंता मैं समझती हूँ भोला। तुम बोल सकती हो, पर तुम तो एक नदी हो। केवल नदी नहीं, चमत्कारी नदी। हाँ, मैं एक चमत्कारी नदी हूँ जो बोल सकती है, चमत्कार कर सकती है। और अपने चमत्कार से मैं तुम्हारी सारी तकलीफ, सारी कहानी समझ चुकी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। पर आप हमारी क्या मदद करेंगी? तभी उस नदी में एक प्रकाश होता है और वहाँ पर एक कंघी प्रकट हो जाती है। वो नदी उस कंघी को भोला तक पहुँचा देती है और कहती है, भोला, ये कोई आम कंघी नहीं है, बल्कि एक जादुई कंघी है। ये भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएगी। भोला नदी का धन्यवाद करता है और फिर काम की तलाश में अगले गांव पहुंच जाता है। परंतु जैसे ही वो उस गांव में पहुंचता है तो वो धीरे धीरे करके देखने लगता है कि उस गांव में सभी आदमी गंजे हो चुके हैं। ये देखकर वो बड़ा हैरान रह जाता है। इस गांव में तो सभी गंजे हैं। यहाँ तो हमारा काम कभी नहीं चल पाएगा। परंतु इन सब की हालत ऐसी हुई कैसे? हमें इनसे पूछना चाहिए। तभी भोला एक आदमी के पास जाता है और कहता है, भैया, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें? हाँ पूछो। हम जब से इस गांव में आए हैं तब से देख रहे हैं यहाँ का हर आदमी गंजा है। ये कोई यहाँ का रीत है या फिर कुछ और? ये कोई रीत नहीं है, बल्कि एक दुष्ट आदमी ने हमें ठग कर हमें ऐसा बना दिया। हम कुछ समझे नहीं। कुछ समय पहले हमारे गांव में दिनेश नाम का एक नाई आया था। ये सब उसी का किया धरा है। इसके बाद वो आदमी सारी कहानी भोला को बताता है और भोला समझ जाता है, क्योंकि उस गांव में सभी गंजे थे और वहां भोला का काम नहीं चल सकता था। इसलिए भोला वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे उस चमत्कारी नदी की दी हुई कंघी का ध्यान आता है और वो उस आदमी के पास वापस जाता है। भैया, आप गंजे हैं, पर हम आपको आपके बाल वापस दे सकते हैं। ये कोई मजाक का विषय नहीं है।
और ऐसे किसी का मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। हम मजाक नहीं बना रहे बल्कि सच कह रहे हैं। आप हमारा विश्वास करिए, हम आपके बाल वापस ला सकते हैं। पहले तो उस आदमी को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भोला के आश्वासन पर वो भोला की बात मान जाता है, जिसके बाद भोला अपनी पोटली में से उस चमत्कारी नदी की दी हुई जादुई कंघी निकालता है और उस आदमी के सर पर फेरता है। जैसे ही भोला उस आदमी के सर पर वो कंघी फेरता है, उसके बाल वापस आ जाते हैं और ये देखकर वो आदमी खुशी के मारे झूम उठता है। ये कैसी है चाल, वापस आ गए मेरे बाल। अरे कोई बजाओ ढोल नगाड़े और ताल, वापस आ गए मेरे बाल। ऐसा कहकर वो आदमी पूरे गांव में घूम घूम कर ये बात बताता है। जैसे ही लोगों को भोला और उसके चमत्कारी कंघी के बारे में पता चलता है, वो भोला के पास आने लगते हैं। भोला सभी गंजे लोगों के बाल उस चमत्कारी कंघी से वापस ले आता है, परंतु भोला उसका गलत इस्तेमाल नहीं करता। वो ईमानदारी से अपना नाई का काम भी साथ साथ करता रहता है, परंतु उसे अभी भी अपने गांव वालों की चिंता थी, क्योंकि दिनेश अभी भी उसके गांव में ही था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन भोला के गांव वाले रोते हुए उसके पास आते हैं और उसके पैरों में पड़ जाते हैं। ये देखकर भोला पीछे हट जाता है। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? हमें माफ कर दो भोला, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब देखो हमारा क्या हाल हो गया। वो दिनेश एक नंबर का दुष्ट निकला, उसने सभी गांव वालों को गंजा कर दिया। अब गांव में एक भी आदमी बाल के साथ नहीं बचा है। हमने तुम्हारी बात ना मानकर सबसे बड़ी गलती की है, हमें माफ कर दो। ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। अब आप चिंता मत कीजिए, आपका और पूरे गांव का गंजापन मैं दूर कर दूंगा। जादुई कंघी के चमत्कार से भोला सभी गंजे आदमियों को वापस से उनके बाल दिला देता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। हम जानते हैं अब आप सबके बाल आ गए तो आप बहुत खुश हैं, परंतु हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि दिनेश अभी भी खुला घूम रहा है और अब वो किसी दूसरे गांव में जाएगा और फिर यही काम करेगा। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। पर आसपास तो सैकड़ों गांव है, वो कहाँ गया होगा हमें पता कैसे चलेगा? हम इस गांव में एक बेस्ट नाई की प्रतियोगिता रखते हैं। हम जानते हैं ऐसी प्रतियोगिता का नाम सुनते ही वो दौड़ा चला आएगा और हम उसे वहीं पकड़ लेंगे। भोला का आइडिया सरपंच और बाकी गांव वालों को बहुत पसंद आता है। सरपंच की मदद से हर जगह बेस्ट नाई की प्रतियोगिता के लिए पोस्टर छपवा दिए जाते हैं। जैसे ही दिनेश वो पोस्टर देखता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि असल में दिनेश इंसानी बालों की तस्करी किया करता था, क्योंकि वो जानता था कि इस क्षेत्र में बहुत पैसा है। नाई की प्रतियोगिता यानी कि भर भर के बाल, और बाल यानी कि भर भर के पैसा। फिर प्रतियोगिता वाले दिन बहुत से नाई गांव में प्रस्तुत हो जाते हैं। दिनेश भी भेष बदलकर नाई की प्रतियोगिता में भाग लेने लगता है। क्योंकि दिनेश भेष बदलकर आया था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था और इसी वजह से सब चिंतित थे कि आखिर वो इस प्रतियोगिता में आया भी है या नहीं। फिर जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है और दिनेश लोगों के बाल काटने लगता है। भोला ने पहले दिनेश को बाल काटते हुए, दाढ़ी बनाते हुए देखा था, इसलिए वो उसके कंघी पकड़ने के अंदाज से ही जान जाता है कि वो दिनेश है और फिर उसका असली रूप सबके सामने ले आता है। सरपंच ने पुलिस को बुला रखा था। जैसे ही दिनेश पकड़ में आता है, गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिससे सभी गांव वालों को राहत मिलती है। इसके बाद उसी प्रतियोगिता में भोला को उसके काम के लिए सम्मानित किया जाता है। अब सरपंच खुद भोला के लिए गांव में एक दुकान खुलवाते हैं, जहां गांव के सभी लोग भोला से बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने आने लगती हैं। अब सब कुछ सही चल रहा था और ये सब कुछ सही हुआ था उस चमत्कारी नदी और उसकी दी हुई जादुई कंघी की वजह से। इसलिए भोला उस जादुई कंघी को अपने पूजा स्थान पर रख देता है और प्रतिदिन उसका धन्यवाद करने लगता है।